नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके नए पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर था, वहां पर आप वोट कर सकते हैं। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कौन से वो विषय हैं। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर वो विषय भी आ गए हैं। पहला विषय वोटिंग प्रतिशत का है। अंतर हो रहा है, पहले से कम हो रहा है। पहले जो चरण का मतदान था उसमें कमी देखने को मिली थी, दूसरे में थोड़ी तेजी तो आई है, लेकिन क्या पिछली बार के मुकाबले ये कम है? अगर है तो क्या कारण हो सकते हैं? क्या लाभ होगा या नुकसान होगा मौजूदा सरकार को, पार्टी को, या फिर जो आने वाली पार्टी है, कोई भी पार्टी है, उसको फायदा या नुकसान आपको एनालिसिस करके बताएंगे। फिर अगले फ्लोर ग्राफिक्स में आपको समझाएंगे इलेक्शन कमीशन पहुंची ममता, कोर्ट पहुंची ममता, कहां कहां क्या हो रहा है। हेलीकॉप्टर में गिर भी गई थी आज, और चुनावी माहौल पश्चिम बंगाल का गर्म है। संदेश खाली का मामला भी उठ चुका है, सीबीआई ने वहां पर हथियार भी ढूंढे हैं और दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। चुनावी हिंसा भी देखने को मिली। उसके बाद आपको बताएंगे कांग्रेस की सीईसी बैठक, क्या अमेठी रायबरेली पर जल्द फैसला होने वाला है। वायनाड में जो चुनाव था उसको लेकर भाजपा के उम्मीदवार ने कई खुलासे करने की बातें कही थी। कह रहे थे देखिए अब जल्दी अमेठी से खबर आने वाली है। इसके बारे में आपको बताएंगे, जैसे ही खबर का अपडेट आता है वो भी आपको बताएंगे। फिर अगले फ्लोर ग्राफिक्स में हम आपको समझाएंगे कि केजरीवाल को कोर्ट ने फटकार लगाई है और क्या कुछ कह दिया है कोर्ट ने, और यह तक कह दिया है कि भाई आपका दिल है कि नहीं, आप जनता के बारे में सोचते नहीं, दिल्ली की सरकार आम जनता के बारे में क्यों नहीं सोच रही है, और आपको केवल पावर चाहिए और तभी आपको पावर भी नहीं मिल रही है। इसके बाद आपको बताएंगे हम आत्मनिर्भर भारत की शक्ति किस क्षेत्र में। केवल चुनावी बातें ही नहीं करेंगे, खिलौनों की बात, बच्चों के लिए भी ये शो है, सभी की बात आज हम करेंगे इस स्पेशल शो जनमत में, जहां पर आप वोट कर सकते हैं। और लीजिए, पहली खबर भी वोटिंग से जुड़ी हुई है, एनालिसिस है जनमत में पहली खबर का। शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में हुई वोटिंग प्रतिशत से। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार यानी कल खत्म हो चुका है, जहां मणिपुर समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। इन सीटों पर कुल 1202 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। वहीं 88 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई। उनमें अभी तक के आंकड़ों की माने तो त्रिपुरा पूर्व सीट पर सबसे ज्यादा यानी 78.63% मतदान दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम मतदान 45.94% यानी मान लीजिए 46% वोटिंग मध्य प्रदेश की रीवा सीट पर हुई है। बात करें पिछले चुनाव की, तो जिन 88 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई थी, जो हाल ही की बात है, उन सीटों पर 2019 में कुल 70.09% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा 84.14% मतदान मणिपुर की बाहरी यानी मणिपुर सीट पर हुआ था। वहीं सबसे कम 53.70% मतदान कर्नाटक की बैंगलोर दक्षिण सीट पर दर्ज किया गया था। राज्यों में मतदान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2019 में 62.18% वोटिंग हुई थी। वहीं 2024 की बात करें तो 54.83% वोटिंग हुई थी। बिहार में 2019 में 62% वोटिंग हुई थी, और आप देखिए 2024 में 54, यानी गिरती जा रही है वोटिंग। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, तो वहां पर 2019 को 67% वोटिंग हुई थी, 10% वो वोटिंग गिर गई है। 57% वोटिंग वहां पर हुई है। चलिए राजस्थान पर आ जाते हैं। राजस्थान में 2019 के चुनाव में 68% वोटिंग हुई थी और 2024 में 63% हो गई। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां 2019 में 75% वोटिंग हुई, 2% यहां पर भी आंकड़ा गिरा है। 2024 में 73% यहां पर वोटिंग हुई है। अब जम्मू कश्मीर आ जाइए, 2019 में 72.50 भी लगा लीजिए वोटिंग हुई थी, 2024 में यहां 71, थोड़ा गिरा आंकड़ा लेकिन उतना नहीं। लेकिन कई जगहों पर 10-10% का जो गिरावट देखने को मिली है वो चिंताजनक है। इसी के साथ कर्नाटक की बात करें तो पिछले चुनाव में यानी 2019 में यहां 68.96% वोटिंग हुई थी, और इस बार लगभग 67.45% वोटिंग। हल्की सी गिरावट, लेकिन फिर भी गिरावट हुई है। अब आते हैं केरल में, जहां केरल में 77.84%, 2019 की बात कर रहा हूं, 77% यहां पर 78 कहिए 78% वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार चुनाव में 65% वोटिंग हुई है।
ये तो 10 से भी ज्यादा की गिरावट कहें, 12% की गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। 2019 में 62% वोटिंग हुई थी, तो इस बार के चुनाव में यहां तो बहुत ज्यादा गिरावट है। यहां पर 54, लगभग 10 से थोड़ा सा कम, आप मान लीजिए 8 के आंकड़े के आसपास, यहां पर भी गिरावट देखने को मिली है। मणिपुर के चुनाव में मतदान की बात करें तो 2019 में 84% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार यहां केवल 77% वोटिंग हुई है। 7% आंकड़ा यहां पर भी गिरा है। असम में भी पिछले चुनाव में 81% वोटिंग हुई थी, इस बार असम में भी 70% वोटिंग हुई है। 11% असम में भी गिरा है। थोड़ा सा चिंतित होना चाहिए सरकारों को। त्रिपुरा में भी पिछले चुनाव में 82.90 यानी 83% वोटिंग मान लीजिए हुई थी, और 2024 के चुनाव में 78, यहां पर भी लगभग 4% आंकड़ा जो है वो गिर चुका है। अब आखिर में बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर 2019 को 80.66% मतदान हुआ था। और आपको शुरुआती दौर पर याद होगा, कल की बात है, कि सबसे तेज मतदान हो रहा था पश्चिम बंगाल में। 2019 में 80% हुआ और 2024 में गिर गया, लगभग 9 से 10% गिरा है। 80 से सीधा 71 पर आ गया। क्या लोग उत्साहित नहीं थे या और भी कुछ कारण थे? यानी अगर सही से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह सामने आता है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान काफी कम हुआ है। अब ये एक्सपर्ट बताएंगे और रिजल्ट बताएगा कि आखिर इससे फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। इसी खबर पर हमने आपको खबर तो समझा दी और पोल भी हमने रखा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से आपने पोल में यहां पर भी भाग लिया है, और जनमत क्योंकि आपका कार्यक्रम है, हर खबर पर पोल हमने रखा है। और पोल में प्रश्न क्या पूछा था, ये देखिए। वोटिंग प्रतिशत की कमी से चुनाव के परिणाम में असर पड़ेगा क्या? तो देखिए, जैसा आया वैसे हमने रिएक्शन दिखा दिया। हां कहने वाले 66% लोग हैं, बहुमत में हैं लेकिन उतना प्रचंड बहुमत नहीं है। 34% लोग कह रहे हैं कि परिणामों में असर पड़ेगा। तो दोनों के मतों का सम्मान करते हुए जनमत में हमने दोनों की बात को रखा है। पुनः अनुरोध करूंगा कि आपको यह सारी बातों को दिखाना है। तो देखिए, हर खबर पर जैसे आ रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो वोटिंग को हम जनमत में रोज रात को 9 बजे दिखाएंगे। और आपको ये फॉलो करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाइए, #JANMAT यानी जनमत आप टाइप करेंगे, सीधा आप हमारे पोल में ही आ जाएंगे। और रात को 9 बजे सह परिवार ये कार्यक्रम देखिए, और आपको आंकड़े हम दिखाएंगे, बातें नहीं करेंगे बाकी चैनलों की तरह। और ये एकमात्र शो है जहां 2 वे कम्युनिकेशन है, आप भी संवाद कर रहे हैं और आपका जवाब जो आ रहा है हम दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ये भी चुनाव से जुड़ी हुई है लेकिन मुख्य तौर पर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। बात करेंगे अमेठी और रायबरेली के चुनावी रणक्षेत्र की। देश में लोकसभा चुनावों की सरगर्मी तेज है, जहां अब 2 चरण के मतदान भी समाप्त हो चुके हैं। लेकिन अब तक कांग्रेस ने अपनी 2 प्रमुख परंपरागत सीटों यानी कि फेमस सीटों अमेठी और रायबरेली पर किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। थोड़ी देर में आ जाए तो और अच्छी बात है, जिस पर मौजूदा लोकसभा चुनाव के आरंभिक दौर से नहीं, कहीं आप बताएं, कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है, आज कांग्रेस अमेठी और रायबरेली पर अपनी चुप्पी तोड़ने वाली है। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, हो रही होगी, और जहां कांग्रेस आज इन 2 महत्वपूर्ण सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली है। जहां यह खबर भी सुर्खियों में है कि कांग्रेस रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। खबर की पुष्टि हो जाने दीजिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आई है, लेकिन ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस के इस चुनावी सस्पेंस पर बीजेपी लगातार हमलावर रही है। वहीं अब दूसरे चरण में कल वायनाड में मतदान समाप्त हो चुके हैं, जिसके बाद अगर आज कांग्रेस की सीईसी बैठक में अमेठी से राहुल गांधी के नाम की घोषणा की जाती है, तो क्या इसे राहुल गांधी का डर समझा जाए, कांग्रेस का डर समझा जाएगा? तो उन्हें वायनाड हार, आपको बताएं मीटिंग की शुरुआत भी हो चुकी है, इस पर भी अपडेट आ जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंच भी चुके हैं। तो अभी मीटिंग की थोड़ी देर पहले शुरुआत जो हुई थी, उन्हें अब आप सोचिए वायनाड हारने को लेकर क्या डर सता रहा है, क्या अगर अमेठी पर कोई फैसला आता है? और सबसे जरूरी सवाल यह कि कांग्रेस के इस फैसले के बाद देश में और कौन सा नया सियासी घमासान शुरू होता है। हालांकि इस बैठक में क्या फैसला आता है हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। अपडेट्स आने दीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बैठक जो है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच चुके हैं। महत्वपूर्ण सवाल, क्या अमेठी रायबरेली पर कुछ अपडेट आने वाला है, नहीं आने वाला है, तो वो भी दोनों ही सस्पेंस का मामला रहेगा। लेकिन आपको अपडेट हम लगातार देते रहेंगे जैसे ही अपडेट्स आते हैं। अब चलते हैं अगली खबर पर।
देश में दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब तीसरे चरण का प्रचार प्रसार जोरों पर है। वहीं पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के कोल्हापुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो वो महिलाओं के सोने चांदी की जांच करवाएगी और इसे अल्पसंख्यकों में बांट देगी। कांग्रेस की सरकार आई तो ये सीएए को खत्म कर देंगे, कश्मीर में धारा 370 को वापस लाएंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का विरोध किया। पीएम मोदी ने अपने इस संबोधन में तमिलनाडु की डीएमके पार्टी पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि डीएमके के नेता डेंगू और मलेरिया से तुलना कर सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव विकसित भारत के दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए है। इंडी गठबंधन एनडीए के ट्रैक रिकॉर्ड से मेल नहीं खा पा रही है, इसीलिए वे केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। 2 चरणों के मतदान के बाद संदेश साफ है, फिर एक बार मोदी सरकार। और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पार्टी वो उनकी खासम खास वो कह रही है, सनातन को गालियां देने पर अब उतारू है। कहती है ये सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है। और जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं उन्हें इंडी अगाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के पर कितनी बीती होगी, बाला साहब ठाकरे के मन पर कितनी चोट पहुंची होगी। ऐसे लोग हैं ये। इतना ही नहीं, इंडी अगाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं। कांग्रेस और इंडी अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं और इसलिए ये पक्का हो गया है, फिर एक बार अच्छा, जरा एक और नारा बुलवाना चाहता हूं आज कोल्हापुर की धरती पर। आप बोलेंगे? अभी मैं बोल रहा था फिर एक बार, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे फिर एक बार, ठीक है? गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार, एससी, एसटी, ओबीसी की सरकार। ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग सीएए कानून रद्द कर देंगे। क्या ये देश उनको करने देगा? और अगर करने जाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी, उनको पता है क्या? अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों के 3 अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हो, क्या ये इंडिया अलायंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या? चलिए, ये भी खबर हमने आपको दिखाई। अब अगली खबर का रुख करते हैं। जनमत में अब बात करते हैं देश के मशहूर और कसाब को फांसी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम की, जिनको अब मैं बात करूं, जिनको बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर मध्यम लोकसभा सीट से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ केस लड़ने वाले वकील उज्जवल निकम को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूनम महाजन का टिकट काट दिया है। पूनम महाजन ने 2014 में इसी सीट पर चुनाव जीता था। वहीं अब उज्जवल निकम को लोकसभा चुनावी रण में उम्मीदवार बनाया गया है। क्या है पूरी खबर, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल कवरेज।
देश में लोकसभा चुनाव का दौर जारी है, जहां दूसरे चरण के मतदान समाप्त हो गए हैं और इसी बीच लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से महाजन का टिकट काट दिया है। उनकी जगह बीजेपी ने उज्जवल निकम को टिकट दिया है। अब उज्जवल निकम बीजेपी पार्टी से मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि उज्जवल निकम की गिनती देश के जाने माने वकीलों में की जाती है। उज्जवल निकम ने ही 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले मामले के दौरान विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य किया था। आतंकी कसाब केस में सरकारी वकील थे और साथ ही आतंकी हमले में एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने और इस पूरी साजिश में पाकिस्तान का पर्दाफाश करने में उज्जवल निकम ने ही अहम भूमिका निभाई थी। और इतना ही नहीं, 1993 का बम धमाका, गुलशन कुमार हत्याकांड और प्रमोद महाजन हत्याकांड जैसे कई मामलों में उज्जवल निकम ने सरकार की तरफ से पैरवी की थी। अब वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवार की 15वीं सूची जारी की थी, जिसमें एकमात्र उज्जवल निकम को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सीट से बीजेपी ने पूनम महाजन का टिकट काट दिया है। पूनम महाजन बीजेपी के धाकड़ नेता प्रमोद महाजन की बेटी है। पूनम महाजन ने 2014 में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से चुनाव लड़ा था और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की प्रिया दत्त को हरा दिया था। इससे पहले 2009 में भी घाटकोपर वेस्ट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय वो चुनाव हार गई थी। ऐसे में क्या उज्जवल निकम भारी मतों से लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? इन सवालों पर क्या निष्कर्ष निकलता है, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की संदेशखाली की, जहां संदेशखाली में कल सीबीआई और एनएसजी टीम की छापेमारी में टीएमसी का गुंडा शाहजहां शेख का करीबी माने जाने वाला अबू तालेब के ठिकानों से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। अब इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीबीआई को छापेमारी के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख किया है, जिन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए आरोप लगाया है कि सीबीआई ने छापेमारी से पहले राज्य सरकार को कोई नोटिस नहीं दिया था, जिस पर ममता का यह भी कहना है बंगाल को बदनाम करने के लिए ये सब किया गया, यानी आरोप लगा दिया गया है। चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला आप इसको एंगल समझ सकते हैं। इस पर भी आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में संदेशखाली को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। बीते दिनों संदेशखाली में सीबीआई ने अलग अलग जगहों पर देर रात तक छापेमारी की। संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के करीबी माने जाने वाले अबू तालेब के 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान सीबीआई ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। अब इस मामले पर टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव के दिन संदेशखाली में छापेमारी की गई। इसके लिए पार्टी ने सीबीआई के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पार्टी का कहना है कि बंगाल को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया। इस बीच टीएमसी और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी नेता बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने संदेशखाली में हथियार मिलने पर ममता सरकार पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अपराधियों के बलबूते ममता बनर्जी की सरकार चलती है, तो वहीं बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने संदेशखाली मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग की है। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि संदेशखाली में मिले हथियार विदेशी हैं, जिनका देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि अबू तालेब के ठिकानों से सीबीआई की छापेमारी में 4 विदेशी पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 1 इंडियन रिवॉल्वर समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो चलिए, इस खबर पर भी हमने आपसे प्रश्न पूछा पोल के माध्यम से कि भाई देखिए, आपकी क्या राय है। जनमत आप ही का शो है, तो हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपसे सवाल पूछ लिया, बंगाल को बदनाम कर रही है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो हाँ में जवाब दिया है 95% लोगों ने, 95% लोगों ने हाँ कहा है कि बंगाल को बदनाम कर रही है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। 5% कह रहे हैं नहीं, लेकिन प्रचंड बहुमत मानता है कि बंगाल को बदनाम करने की साजिश जो है वो तृणमूल की तरफ से की जा रही है। तो बार बार कहूंगा कि ऐसे ही हमारे पोल में आप भाग लीजिए, और आपको जैसा आप पोल में भाग ले रहे हैं वैसा ही नतीजा जनमत में देखने को मिलेगा। तो हमने एक और रिपोर्ट आपको बताई बंगाल के मामले में, जहां पर आपको याद होगा सीबीआई जब गई थी, छानबीन जब की थी, तो हथियारों का जखीरा, रिवॉल्वर, बम तक बरामद हुए थे, और वो भी सब कुछ हो रहा है चुनाव के दौरान। और फिर अगर कुछ हिंसा होती है तो फिर किस पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। आम लोगों की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है और केंद्र सरकार की भी है, लेकिन मामला क्योंकि शिकायतों का भी है और चुनावों का भी है, तो इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबरों का रुख करेंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। जनमत में आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक और खबर की बात करते हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से चोटिल हो गई हैं। जी हां, खबर है कि दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान ममता बनर्जी को चोट लग गई थी और वे हेलीकॉप्टर के अंदर ही गिर गई थी। जो तस्वीर अभी दिखाई थी, ये पहले भी एक बार ऐसा हुआ था जब उनके सर पर चोट लगी थी, लेकिन ये तस्वीर ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सर पर चोट लगी थी, खून रिस रहा था, हमने इसको ब्लर किया है और वो आपको दिखाया। और फिर अब ये तस्वीर देखिए लेटेस्ट, जहां पर देखिए अंदर घुसी हैं हेलीकॉप्टर में और धड़ाम से गिर गई हैं। दरअसल ममता बनर्जी दुर्गापुर से आसनसोल जा रही थीं, जहां उन्हें तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक रैली को संबोधित करना था। लेकिन ममता बनर्जी जब हेलीकॉप्टर के अंदर जा रही थीं, उसी समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे लड़खड़ाकर गिर गईं। उनके पैर में हल्की चोट आई है। गिरने के बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हरकत में आकर उनकी मदद भी की। हल्की चोट के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ देर बाद दुर्गापुर से आसनसोल के लिए रवाना भी हो गई थी। वो रुकी नहीं थी, आगे बढ़ी थी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, सीएम ममता बनर्जी की ये चोट की खबर पहली बार नहीं है, पहला मामला नहीं है। लगातार कई बार उनकी चोटिल होने की खबरें वायरल हुई हैं, सोशल मीडिया पर चली हैं, हेडलाइंस बनी हैं और तमाम मीडिया चैनलों ने इस खबर को उठाया भी है। इससे पहले भी ममता अपने आवास पर चोटिल हो गई थी, जिसके बारे में तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अपने घर में टहलने के दौरान कहा जाता है इनको ये चोट लग गई थी, जिससे उनके सर पर भी चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए एसएसकेएम अस्पताल भी ले जाया गया था, जहां उन्हें टांके भी लगाए गए थे। इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीएम ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं, नंदीग्राम में प्रचार करने गई थी। वहां भीड़ में धक्का मुक्की के दौरान ममता बनर्जी का पैर लोहे के खंबे से टकरा गया था और उन्हें चोट लग गई थी। वहीं इस घटना को टीएमसी ने भाजपा की साजिश का हिस्सा भी बताया था। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी पर लोगों की सहानुभूति जुटाने के लिए चोटिल होने का नाटक करने का आरोप लगाया था। बता दें कि टीएमसी सुप्रीमो यानी ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अपने पैर में प्लास्टर के साथ व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार भी किया था। हालांकि लोकसभा चुनाव अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अभी और ममता बनर्जी जो है चोटिल हुई हैं, तो इसका कोई असर होता है क्या सहानुभूति मिलती है क्या भाजपा का जो आरोप है ये सही है क्या बार बार इनका चोटिल होना उनके लिए भी तो खतरनाक है। ऐसा हम भी नहीं चाहते कि बार बार कोई चोटिल होता रहे। तो ये खबर हमने आपको बताई और इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और उसमें भी मिला जुला हमें रिएक्शन जो है वो देखने को मिला है। तो तस्वीरें आपने देखी, हेलीकॉप्टर में ममता बनर्जी चढ़ी और वो वहां पर चोटिल भी हो गई हैं। पोल भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, खबर पर लीजिए, पोल आपको दिखाई और मिला जुला रिएक्शन आया है। तभी हम कहते हैं सभी हमें वोट कर रहे हैं, चाहे किसी भी विचारधारा के लोग क्यों ना हो। बार बार चोटिल हो रही हैं क्या सीएम ममता बनर्जी? हालांकि बहुमत कह रहा है, 56% लोग कह रहे हैं हाँ, 44% ये कह रहे हैं कि चोटिल नहीं हुई है। तो एज इट इज, मैं पुनः दोहराता हूं, एज इट इज जैसे आपका पोल होता है वैसा ही दिखाया जाता है और ये रिएक्शन इस बात का एक सबूत है कि बार बार चोटिल हो रही है क्या सीएम ममता बनर्जी? 56% मानते हैं हाँ और 44% नहीं मानते हैं कि नहीं हो रही है। जनमत में अब बात करेंगे दिल्ली शराब घोटाला मामले और इस मामले में सजा काट रहे, यानी कि क्योंकि उनका चल रहा है ट्रायल अरविंद केजरीवाल की, जहां पर जेल से सरकार चलाने का उन्होंने दावा किया था और जेल से सरकार चलाने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है।
वहीं एमसीडी स्कूलों के प्रति सरकार की लापरवाही है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था का ढिंढोरा पीटने वाली केजरीवाल सरकार से जब यह पूछा गया कि दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम के 2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को पुस्तकें उपलब्ध क्यों नहीं करा पाई, जहां हाईकोर्ट ने आगे पूछा कि क्या दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है, जिसके बाद अच्छी शिक्षा व्यवस्था का दावा करने वाली दिल्ली सरकार की पोल खुलती हुई नजर आई। जहां किताबों की आपूर्ति ना करने को लेकर कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने जेल में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देकर व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। काफी कमेंट्स कोर्ट की तरफ से किए गए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन जी और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा जी की खंडपीठ ने नगर निकाय में गतिरोध के कारण एमसीडी स्कूलों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की, जहां कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केजरीवाल सरकार ने अपने हित को पढ़ने वाले बच्चों के हित से ऊपर रखा है। ये बहुत स्पष्ट है और हम ये निष्कर्ष देने जा रहे हैं कि आपने अपने राजनीतिक हित को ऊंचे स्थान पर रखा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने ऐसा किया है। हालांकि हर बार की तरह आम आदमी पार्टी ने इस बार भी इस मामले का ठीकरा फोड़ना था तो उपराज्यपाल पर फोड़ दिया। आपने दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की, जिसकी वजह से एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी और एमसीडी का काम रुका है। सवाल यह है कि इस राजनीतिक खींचतान और बच्चों की पढ़ाई के बीच इसको लाना सही है? क्या न्यायालय की फटकार से केजरीवाल सरकार और एमसीडी पर कोई असर होगा या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही चलता रहेगा? क्या जिम्मेदारी पूर्वक बच्चों के लिए पुस्तक उपलब्ध नहीं की जानी चाहिए? इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से कड़ी फटकार लगी है। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को 2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को पुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। कोर्ट ने सीएम की नैतिकता पर भी सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं। कोर्ट की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी की ओर से बयान सामने आ गया है। आपने कहा कि उपराज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से की मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की। एलजी की ओर से गैर कानूनी तरीका अपनाने की वजह से एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, जिसके लिए एलजी जिम्मेदार है। स्टैंडिंग कमेटी ना बनने की वजह से ही एमसीडी का काम रुका है। खैर, जिम्मेदार जो भी हो, लेकिन इस राजनीतिक खींचतान के चलते बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है, जिस पर जिम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए। तो कोर्ट ने तो फटकार लगाई, कोर्ट ने तो इतना कुछ कह दिया कि आपका दिल है क्या, और ये तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी से आपका कोई वास्ता नहीं है, आप आम आदमी पार्टी के बारे में, आम लोगों के बारे में कुछ सोचते भी हैं कि नहीं। तो ये मामला क्योंकि फंसा कि काउंसिल ने बोला कि केजरीवाल क्योंकि जेल में है सीएम, तो स्टैंडिंग कमेटी बनाने में और इसमें फैसले लेने में दिक्कत आ रही है, तब जाके कोर्ट ने फटकार लगाई कि कहीं आप थोड़ा मतलब से सब कुछ काम कर रहे हैं। तो सवाल हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपसे, यानी पूर्व में ट्विटर में आपसे पूछा, केजरीवाल को देना चाहिए सीएम पद से इस्तीफा? आम आदमी पार्टी कहती है कि नहीं देना चाहिए, लेकिन जनता क्या कहती है? 95%, 95% लोग, यानी आप ही का मत है ये, वो कहते हैं दे देना चाहिए इस्तीफा। कोई और चलाए, आम आदमी पार्टी का कोई और व्यक्ति बन जाए मुख्यमंत्री। 5% ना कहते हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत कहता है अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो पुनः आपसे अनुरोध करूंगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आइए, इन पोल्स में भाग लीजिए और ये देखिए मेजॉरिटी 95% लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर्ट ने यह कहा है कि भाई आप केवल अपनी जो सरकार चलाने के लिए सब कर रहे हैं और ये थोड़ा सा मतलबी भी साबित हो रहा है। तो आपकी भी राय यही है कि सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देकर सरकार आम आदमी पार्टी की रहेगी, कोई और मुख्यमंत्री बन जाए तो हर्ज क्या है?
अगली खबर का रुख करेंगे। अब तो राजनीति की बात हमने सारी कर ली, लेकिन देश कैसे आगे बढ़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। वोकल फॉर लोकल की बात करेंगे। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत हिंदुस्तान के खिलौने का आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में खिलौने की मांग चीन से पूरी की जाती थी, लेकिन अब वोकल फॉर लोकल अभियान की मदद से चीन से भारत का खिलौना आयात लगभग 70%, 70%, बहुत बड़ा आंकड़ा है, कम हो गया है, जिससे चीन को करारा झटका लगा है। अब देश में ही खिलौनों को बनाया जा रहा है। क्या कुछ नहीं किया जा सकता? मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये केवल अपीलें ही नहीं है, इसका असर भी हो रहा है, जिससे खिलौनों की मांग को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जिससे भारतीय खिलौना उद्योग विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में शामिल हो गया है। क्या है पूरी खबर? और अच्छी खबर है, इसलिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नया हिंदुस्तान नई ताकत के साथ तेजी से विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत भारत को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। पीएम मोदी के इस अभियान में देश में बनने वाली लोकल सामानों को खरीदने और बढ़ावा देने का आह्वान किया गया था, जिससे देश के कुशल कारीगर शिल्पकारों की स्थिति मजबूत हो सके। ये अभियान के तहत अब हिंदुस्तान खिलौना उद्योग में नई आत्मनिर्भर की कहानी लिख रहा है। जहां हिंदुस्तान में खिलौने की मांग चीन से पूरी की जाती थी, वहीं अब वोकल फॉर लोकल के कारण चीन से 70% आयात कम होने से हिंदुस्तान में खिलौना उद्योग के लिए भारी मुनाफा और चीन के लिए करारा झटका साबित हुआ है। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत पहल से प्रेरित होकर और कोरोना के बाद घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे और बड़े खिलौना व्यापारियों ने इस क्षेत्र में कदम रखा था, जिसे शुरुआती समय में इतना आकर्षक प्रस्ताव नहीं माना जाता था। लेकिन अब केंद्रीय निवेश प्रोत्साहन और इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार घरेलू खिलौना का बाजार वर्तमान में लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसमें छोटे और मध्यम आकार के निर्माताओं का सबसे ज्यादा योगदान है। साथ ही भारतीय खिलौना उद्योग विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है और 2028 तक खिलौना उद्योग का बाजार की दोगुना होने का अनुमान भी है, जो 2022 से 2028 के बीच एक साल में 12% के साथ बढ़ रहा है। अब भारत सिर्फ आत्मनिर्भर या अपने देश के लिए खिलौने नहीं बना रहा, बल्कि मध्य पूर्व और कुछ अफ्रीका में देशों में खिलौने के निर्यात में भी आगे बढ़ रहा है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी वादा किया है कि वो कुशल कार्यबल और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाकर देश को खिलौना निर्माण के वैश्विक केंद्र में बदल देगी। वहीं माना जा रहा है कि हिंदुस्तान में खिलौना उद्योग की पूरी तरह से मांग को पूरा करने में लगभग 2 साल तक का समय लग सकता है, जिससे हिंदुस्तान का खिलौना उद्योग में आयात निर्यात का बढ़ना चीन के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए, इस खबर पर भी हमने आपसे राय ली और आपने जवाब दिया। जनमत में आपने वोट किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत के आत्मनिर्भर बनने से चीन को लगेगा बड़ा झटका, ये हमारा प्रश्न था। तो देश हित की तो बात करी है और आपका मत भी देश हित में है और आपकी भावनाओं को दर्शाता है। 97% लोग, 97% लोग कह रहे हैं हाँ, आत्मनिर्भर बनने से चीन को लग गया है झटका। लगेगा तो क्या, लग ही चुका है मैं कहूंगा। 3% ना के बराबर लोग, प्रचंड बहुमत मानता है चीन को अब झटके पे झटके लग रहे हैं, क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। अब देखिए, ये हमने आपको खबर बताई। अब अगली खबर का हम रुख करेंगे। अगली खबर जिसके बारे में दिल्ली से जो खबर आ रही है, दिल्ली की खबर मैं आपको बताता हूं। खबर जिहादियों के बढ़ते आतंक से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जिहादी मेहताब ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक हिंदू महिला को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।
कारण सिर्फ इतना था कि जिहादी मेहताब ने जिस हिंदू महिला की गोली मारकर हत्या की थी उसकी बेटी के साथ जिहादी की दोस्ती थी और वे दोस्ती का विरोध करती थी। इसी विरोध के कारण जिहादी ने पहले जान से मारने की धमकी दी थी, फिर जिहादी ने हिंदू महिला को मारने की योजना बनाई और अपने साथियों के साथ मिलकर युवती को मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इस मोहल्ले में भीड़ लगी है। जहांगीरपुरी इलाका है, तो लोगों ने सीधा पूछा, अब क्या किया जिहादियों ने? क्योंकि सालों से मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे जहांगीरपुरी के लोग जिहादियों का नंगा नाच देख रहे हैं, हिंदुओं पर हो रहे हमलों को सह रहे हैं। कभी शोभा यात्रा पर पथराव, कभी हिंदू परिवारों पर हमला, हिंदू बेटियों को राह चलते छेड़ना तो आम बात हो गई है। इस बार तो इन जिहादियों के मंसूबे इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने हिंदू परिवार के घर में घुसकर सीधा गोली मार दी। आफ्ताब नाम का ये जिहादी लंबे समय से एक हिंदू बेटी का पीछा करता था। प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करने की धमकी दे रहा था। कहता था, मान जा नहीं तो घर में घुसकर गोली मार दूंगा, जानती नहीं है मुझे। धमकाता था कि देख लेना, तू नहीं मानी तो चौराहे पर एक एक कर सबको उड़ा दूंगा। उड़ा दिया। धमकियाँ दिया करता था। उसकी माँ इस काम में इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ। उसकी माँ भी यही कहती थी कि तुम्हारे घर के अंदर मातम मचा दूंगी, एक एक करके सब में गोली लगवा दूंगी मैं। और माँ को तो स्पेशल बोलती है तो घर के अंदर घुसवा के गोली लगवाऊंगी और पापा के बीच सड़क पे चौराहे पे गोली लगवाऊंगी। और उन लोगों ने जो जो कहा उन्होंने अपनी अंजाम को वारदात दे दी। जिहादियों के खतरनाक मंसूबे अब जहांगीरपुरी के लोगों के लिए डर का सबब बन चुके हैं। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ये मनमानी सीधी चुनौती है पुलिस के इकबाल पर। जिहादी दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर हिंदुओं के खिलाफ एक अघोषित जंग शुरू कर चुके हैं। दिल्ली की आबो हवा में लव जिहाद का जहर इस कदर घुल चुका है, जिहादियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि अब वो हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाने की भरसक कोशिश करते हैं। जो फंस जाती है जान से जाती है और जो मना करती है उनके परिवारों को सीधा धमकाते हैं, लड़की को भेज दो नहीं तो घर में घुसकर मार देंगे। उससे पहले भी हमें कई बार धमकियाँ आती है, लड़के को आ रही है, तेरे को चौराहे पे मारेंगे, इसको घर में आके मारेंगे। और आज इन्होंने वही करके दिखाया। मैं चाहता हूँ कि इसको कार्रवाई को चालू रखनी चाहिए, जो कि लोगों को पता लगे, जो कुछ चेतना हो। जिहादी मेहताब ने घर में घुसकर बेटी के सामने मां को गोली मार दी और फरार हो गया। मामला गरमाया, गुस्सा बढ़ा तो पुलिस एक्टिव हुई। घटना हो जाने के बाद हिंदू संगठनों का काफिला जहांगीरपुरी पहुंचा, परिवार से बात की और मीडिया को बताया कि स्थिति खतरनाक है, कंट्रोल करना पड़ेगा। और परिवार को ये भी मालूम पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक के कारण उनके साथ में ये दुर्घटना हुई है। जिस तरह से घर में आकर जिहादी उनकी हत्या करता है, घर के अंदर घुसकर करता है और पुलिस प्रशासन को पहले बताया भी जाता है कि उनके साथ में ये धमकियां उनको मिल रही हैं, ये एक चिंता का विषय है। हत्या करने से पहले कातिल आफ्ताब ने इंस्टाग्राम पर बाकायदा बंदूक के साथ स्टोरी लगाई थी, यानी वो ऐलान करना चाहता था कि आज ये कांड वो करने जा रहा है। ये पूरा पैटर्न जिहाद के बड़े षड्यंत्र की मॉडस ऑपरेंडी की ओर इशारा कर रहा है, जो हमारे आपके बीच भाईचारे की सेकुलर चादर ओढ़े हमारे वजूद को खत्म करने में लगे हैं। जिहादियों के इन छिपे स्लीपर सेल्स को पहचानना होगा, लोकल इंटेलिजेंस को सतर्क होना होगा, इससे पहले कि वो हिंदुओं के खिलाफ खुली जंग छेड़ दे। और हाँ, हिंदुओं को भी ऐसे दो मुंहे सांपों की आहट को पहचानकर उस पर बारीक नजर रखनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
चलिए, खबर हमने आपको बताई और इस पर हमने सवाल आपसे पूछा। महत्वपूर्ण सवाल है। क्या पूछा सवाल आपसे? हमने पूछा दिल्ली में बढ़ रहे हैं जिहादियों के हमले, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ में कि जनता कह रही है, जनमत उनका शो है 94%, 94% लोग कह रहे हैं हाँ यस ये जिहादियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में। 6% लोग इसको नकार रहे हैं, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में जिहादियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं और ये बिल्कुल डरा देने वाला एक मामला जो था वो सामने आया। तो आज जनमत में आज यही बड़े मुद्दे थे जिनके बारे में आज हमने आपसे चर्चा की और लगातार हर रोज रात को 9 बजे ये शो हम आपके लिए लाएंगे। बड़े मुद्दे होंगे, आपको वोट करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाके और उनका रिजल्ट रात को 9 बजे सह परिवार और सह दोस्तों के साथ आपको देखना है केवल और केवल सुदर्शन न्यूज में, मेरे यानी शिवम दत्त मेहता के साथ। तो मुझे, शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम सभी को धन्यवाद करता हूं आपको कि आपने हमें समय दिया, अपना कीमती समय दिया और कल फिर हम आएंगे नए मुद्दों के साथ। आप सभी को हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।